हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा सीटेट बाल विकास का टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत। दोस्तों, आज हम अधिगम के सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करेंगे और उनके सभी विकल्पों को व्याख्यात्मक रूप से भी समझेंगे और डिटेल से भी जानेंगे। दोस्तों, अधिगम के सिद्धांत से सीटेट में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इस लिहाज से ये आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं वो प्लीज़ महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी प्रकार के कंपटीशन की प्रैक्टिस कराई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दोस्तों, अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत ये एक अधिगम का ही सिद्धांत है। और ये किसने प्रतिपादित किया? पहले इसके नाम देखिए दोस्तों। क्षेत्र सिद्धांत, इसके अन्य नाम भी है, जैसे क्षेत्र सिद्धांत, इसको बोलते हैं तल रूप सिद्धांत, जीवन क्षेत्र सिद्धांत, जीवन क्षेत्र सिद्धांत, आकृति सिद्धांत, आकृति सिद्धांत। ये सब क्या है? ये क्षेत्र सिद्धांत के अन्य नाम है। तल रूप सिद्धांत, जीवन क्षेत्र सिद्धांत, आकृति सिद्धांत। तो दोस्तों, अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कोहलर ने, हल ने, लेविन ने या फिर पावलाव ने? दोस्तों, अधिगम के क्षेत्र सिद्धांत को जो प्रतिपादित किया था वो करा था लेविन ने। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, लेविन। इनका पूरा नाम है कूट लेविन, कूट लेविन। दोस्तों, लेविन जो थे ये जर्मनी के निवासी थे। कहाँ के? जर्मनी के निवासी थे, जर्मनी के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 2, पावलाव के प्रयोग में कुत्ते के घंटी बजने पर लार आने की क्रिया क्या कहलाती है? स्वाभाविक अनुक्रिया, संबंध अनुक्रिया, प्राकृतिक अनुक्रिया, संबंध उद्दीपक। तो दोस्तों, पावलाव के प्रयोग में जब कुत्ते के घंटी, जब हम घंटी बजाते थे तो कुत्ते को क्या है, लार आ जाती थी। पावलाव ने एक प्रयोग करा था कुत्ते पर। उसने क्या करा था, उसकी जो गले की मांसपेशी थी उसको वहाँ से काट दिया और वो कुत्ते की लार के बारे में जानना चाह रहा था। ठीक है ना? तो उन्होंने जब उसकी ग्रंथि को यहाँ से काट दिया गले से और वो थोड़ा सा ओपन करके रख दी, तो उसमें क्या करा, पावलाव ने प्रयोग करा। पहले कुत्ते के सामने रोटी रखी, खाना दिया, फिर उसी टाइम घंटी बजाई पहले, फिर 2 मिनट बाद उसको खाना दे दिया। इसी तरह से कई दिन तक चलता रहा। धीरे धीरे पावलाव ने क्या करा, घंटी बजाई और खाना नहीं दिया। ठीक है ना? तो धीरे धीरे कुत्ते को क्या आदत हो गई, जब भी घंटी बजती थी कुत्ते के मुंह से लार आने लगती थी कि अब उसको खाना मिलने वाला है ना? इसी को क्या कहा, इसी को कहा गया संबंध उद्दीपक। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, संबंध उद्दीपक। पहले उद्दीपक पेश होगा, उसके बाद कोई अनुक्रिया होगी। ठीक है ना? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, इसको SR का सिद्धांत भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अभिप्रेरणा प्रभावित करती है व्यवहार में परिवर्तन को, चरित्र निर्माण को, अधिगम की गति को, उपरोक्त सभी को। दोस्तों, अभिप्रेरणा के 3 तत्व हैं, ध्यान रखना। अभिप्रेरणा के कितने तत्व हैं? 3 तत्व हैं, जिन्हें किसने दिया था? क्लार्क हल ने दिया था, क्लार्क हल ने दिया था। वे कौन कौन से हैं दोस्तों? आवश्यकता, नीड, इंग्लिश में इसको नीड बोलते हैं, प्रनोद, इसको बोलेंगे ड्राइव, तीसरा है प्रोत्साहन। ठीक है दोस्तों, अभिप्रेरणा के 3 तत्व हैं जिन्हें क्लार्क हल ने दिया, आवश्यकता, प्रनोद, प्रोत्साहन।
तो अभिप्रेरणा प्रभावित करती है व्यवहार में परिवर्तन को भी, चरित्र निर्माण को भी, अधिगम की गति को भी। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी को। क्वेश्चन नंबर 4, पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कोहलर, टोलमैन, हल या फिर स्किनर। दोस्तों पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं हल। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा क्लार्क हल। इनका पूरा नाम क्या है? क्लार्क हल। दोस्तों इनके अन्य सिद्धांत भी हैं, क्लार्क हल के अन्य सिद्धांत भी हैं, जैसे परनोद न्यूनता का सिद्धांत, परनोद न्यूनता का सिद्धांत, ठीक है। दूसरा है दोस्तों गणितीय सिद्धांत, गणितीय सिद्धांत, ठीक है। पुनर्बलन का सिद्धांत भी है, इसको सबलीकरण का सिद्धांत भी बोलते हैं, पुनर्बलन को सबलीकरण का सिद्धांत भी बोलते हैं, सबलीकरण का सिद्धांत। आवश्यकता आकलन का सिद्धांत, ये सब किसके हैं दोस्तों? ये सब क्लार्क हल के हैं। क्वेश्चन नंबर 5, थॉर्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत है अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत ये तीनों ही, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। दोस्तों इसके अलावा थॉर्नडाइक ने अधिगम के 5 गौण नियम भी दिए हैं, अधिगम के 5 गौण नियम, गौण नियम भी दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है? आक्रामकता, वांछनीय व्यवहार, अधिगम में रुचि, सभी संवेगों पर नियंत्रण। थोड़ा सा ये दोस्तों जो मिसप्रिंट है, ये होगा संवेगों पर नियंत्रण। तो निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है? आक्रामकता, वांछनीय व्यवहार, अधिगम में रुचि, संवेगों पर नियंत्रण। दोस्तों अगर किसी का अपने संवेगों पर नियंत्रण है तो समझो उसका स्वयं पर नियंत्रण है, तो यह भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता। ना ही अधिगम में रुचि, ना ही वांछनीय व्यवहार। वांछनीय व्यवहार होता है दोस्तों अच्छा व्यवहार, समाज के अकॉर्डिंग व्यवहार करना, समाज में घुलनशील होना, समाज के नियम के अनुसार चलना। लेकिन आक्रामकता जो है ये ऐसा व्यवहार है जो भावात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा आक्रामकता। क्वेश्चन नंबर 7, रॉबर्ट एम गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? अंतर्दृष्टि अधिगम, संकेत अधिगम, प्रत्यय अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अधिगम का एक प्रकार नहीं है, वो कौन सा है? वो है अधिगम का अंतर्दृष्टि अधिगम। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्दृष्टि अधिगम जो है अधिगम का एक प्रकार नहीं है रॉबर्ट एम गेने के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 8, सीखना है ज्ञान का स्तर, ज्ञान की ऊष्मा, प्राणी मात्र के व्यवहार में सुधार लाने की प्रक्रिया, प्राणी मात्र के व्यवहार को प्रेरित करना। दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। सीखना जो है प्राणी मात्र के व्यवहार में सुधार लाने की प्रक्रिया है, वो भी स्थायी सुधार लाने की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 9, स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, प्रत्ययन एवं भूल अधिगम, शास्त्रीय अनुबंधन, अंतर्दृष्टि अधिगम। दोस्तों पहले स्किनर का पूरा नाम जान लेते हैं। स्किनर का पूरा नाम है बहास फ्रेडरिक स्किनर, फ्राड फ्रेडरिक स्किनर। ये अमेरिका के निवासी थे दोस्तों,
अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने अपना प्रयोग दोस्तों चूहे पर किया। चूहे पर कब किया? अपना प्रयोग करा चूहे पर 1938 में, जबकि कबूतर पर करा इन्होंने 1943 में। ठीक है ना। बाहास फ्रीडरिक स्किनर इनका पूरा नाम है, और इनका जन्म जो हुआ या ये जहाँ के निवासी थे वो अमेरिका के निवासी थे। इनका प्रयोग जो इन्होंने चूहे पर करा वो 1938 में करा, और कबूतर पर अपना प्रयोग 1943 में करा। तो दोस्तों स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम का सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके कितने चरण थे? इस सिद्धांत के 3 चरण हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के 3 चरण हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अल्बर्ट वेंडुरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को डैश से भी जाना जाता है, किसी और नाम से भी जाना जाता है। मौखिक अधिगम के सिद्धांत के, चिन्ह अधिगम सिद्धांत के, अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत के, अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत के। दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अल्बर्ट वेंडुरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अल्बर्ट वेंडुरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन एसआर अधिगम सिद्धांत से संबंध नहीं है? ब्रूनर, पावलाव, स्किनर एवं थॉर्नडाइक। चौथा ऑप्शन है थॉर्नडाइक। इनमें से कौन सा जो है एसआर अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों एसआर, एस का मतलब होता है एसआर, एस का मतलब होता है पहले उद्दीपक होगा। उद्दीपक का मतलब है कोई समस्या सामने आएगी, उसके प्रति फिर अनुक्रिया होगी, अनुक्रिया बाद में होगी, पहले उद्दीपक आएगा। ठीक है ना। तो इससे कौन संबंध नहीं है? तो इससे ब्रूनर जो है संबंधित नहीं है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य थॉर्नडाइक का नियम है? कौन सा है दोस्तों? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। दोस्तों ये अल्बर्ट वेंडुरा ने दिया था, मैंने पहले ही बताया है आपको, अल्बर्ट वेंडुरा ने दिया था। सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, दोस्तों ये सिद्धांत दिया था लेव वाइगोत्स्की ने, लेव वाइगोत्स्की। उपयोग का नियम नहीं, अभ्यास का नियम। तो थॉर्नडाइक का कौन सा एक अधिगम का मुख्य नियम है? वो है अभ्यास का नियम। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का मुख्य नियम नहीं है जो थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में दिया है? तैयारी का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो दोस्तों ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना, तैयारी मतलब तत्परता का नियम, ये भी थॉर्नडाइक ने दिया। अभ्यास का नियम भी थॉर्नडाइक ने दिया। प्रभाव का नियम भी थॉर्नडाइक ने दिया। तो लेकिन बहुप्रतिक्रिया का नियम जो है ये थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में नहीं दिया। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से अधिगम के 2 प्रकार कौन से हैं? आगमन एवं निगमन, नकारात्मक एवं सकारात्मक, शिक्षक एवं शिक्षार्थी, बनावटी एवं वास्तविक। तो दोस्तों कौन सा नहीं है? आगमन एवं निगमन, ये जो है हमारे अधिगम के 2 प्रकार हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, आवश्यक रूप से सीखना जुड़ा हुआ है उद्दीपन प्रत्युत्तर से, व्यवहारवादी उपागम से, सामाजिक उपागम से, आर्थिक उपागम से या फिर नैतिक उपागम से। तो दोस्तों आवश्यक रूप से सीखना जो जुड़ा हुआ है वो व्यवहारवादी उपागम के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, सीखना एक लक्ष्य आधारित क्रिया है, इसकी सफलता में कुछ कारकों का योगदान है, वह कारक है वातावरण, विद्यार्थियों को बलयुक्त प्रेरणा, विद्यार्थियों की मानसिक व्यवस्था, उपयुक्त सभी। दोस्तों बलयुक्त, अगर यहाँ शिक्षक होता, शिक्षक को बलयुक्त प्रेरणा या शिक्षक की बलयुक्त प्रेरणा, तो ये ऑप्शन कट जाता। यहाँ है विद्यार्थियों को बलयुक्त प्रेरणा, तो ये हमारा ऑप्शन ये भी राइट होगा, वातावरण भी राइट होगा, विद्यार्थियों की मानसिक व्यवस्था भी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, अधिगम से तात्पर्य है व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाना। दोस्तों अस्थायी, ध्यान रखना, स्थायी नहीं करा है, अस्थायी परिवर्तन लाना। अभ्यास में शिक्षण में परिवक्ता लाना।
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करना, बिल्कुल। व्यवहार से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले कुछ परिवर्तन करना, नहीं। दोस्तों ध्यान रखना, अगर यहाँ स्थायी होता, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाना, तो हमारा ये ऑप्शन राइट हो जाता, लेकिन यहाँ दे रखा है अस्थायी परिवर्तन, तो हमारा ये ऑप्शन कट जाता है, ये भी कट जाता है। लेकिन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करना, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के स्थानांतरण का प्रकार नहीं है? सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण, दूरवर्ती स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण। तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। दूरवर्ती स्थानांतरण अधिगम के स्थानांतरण का प्रकार नहीं है। दोस्तों शून्य स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण क्या होता है? अगर पहले सीखा गया अधिगम या पहले सीखा गया कोई भी चीज़ आपकी पहले सीखी हुई है और अधिगम में कोई सहायता ना करे, वो आपके आने वाले भविष्य में कोई सहायता ना करे, तो ये क्या होगा? ये शून्य स्थानांतरण होगा। जैसे आपने तैराकी सीख ली, स्विमिंग सीख ली आपने, है ना, उसके बाद आप संस्कृत व्याकरण सीखना चाहते हैं, तो आपका जो तैरना है ये संस्कृत व्याकरण सीखने में आपकी बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा। इसको बोलते हैं शून्य स्थानांतरण। और दोस्तों नकारात्मक स्थानांतरण, इसके 2 प्रकार होते हैं, अग्रोन्मुखी, पश्चोन्मुखी। दोस्तों अगर पहले सीखा गया अधिगम बाद के अधिगम में बाधा उत्पन्न करे, पहले सीखा गया अधिगम बाद के अधिगम में बाधा उत्पन्न करे, तो वो होता है अग्रोन्मुखी, या बाद का अधिगम पहले के अधिगम में बाधा उत्पन्न करे, उसको बोलते हैं पश्चोन्मुखी। तो दोस्तों नकारात्मक अधिगम के कितने प्रकार हैं? इसके 2 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? पहला है अग्रोन्मुखी, दूसरा है पश्चोन्मुखी। अब है दोस्तों सकारात्मक स्थानांतरण। दोस्तों सकारात्मक स्थानांतरण जब पहले का अधिगम बाद के अधिगम में सहायक हो। जैसे आपने वर्णमाला सीखी और उसके बाद आपने शब्द बनाने शुरू कर दिए। भाई वर्णमाला में कै, ले, मैं ये सीखा, इसके बाद आपने कै, ले, मैं कलम बना दिया, ठीक है ना। तो ये क्या है? आपका सीखा हुआ, पहले का सीखा हुआ अधिगम बाद के अधिगम में आपकी सहायता कर रहा है। जैसे आपने शुरुआत में साइकिल सीखी, फिर आपने मोटरसाइकिल सीख ली, तो आपकी साइकिल सीखी हुई जो है आपके मोटरसाइकिल सीखने में सहायता कर रही है ना, वो ज्ञान आपका हेल्प कर रहा है मोटरसाइकिल सीखने में। इसको बोलते हैं सकारात्मक स्थानांतरण। दोस्तों अधिगम के और भी स्थानांतरण हैं, जैसे लंबवत स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, क्षैतिज स्थानांतरण, ठीक है दोस्तों। ये क्या है? ये सब जो है स्थानांतरण के, अधिगम स्थानांतरण के प्रकार हैं। और क्या है? एक और भी है इसमें, पार्श्विक स्थानांतरण, और इनसे अलग है द्विपार्श्विक। यहाँ कर देता हूँ, द्विपार्श्विक स्थानांतरण। ये सब क्या है दोस्तों? ये अधिगम के स्थानांतरण के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? स्वानुभव, स्वयं चिंतन, समय क्रिया, उपरोक्त सभी। दोस्तों अधिगम के लिए ये सभी जो है आवश्यक हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। निर्मितिवादी अधिगम के पक्ष में है वाइगोत्स्की, थॉर्नडाइक, मैस्लो या फिर हल। तो दोस्तों निर्मितिवादी अधिगम के पक्ष में वाइगोत्स्की महोदय हैं हमारे। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा समझाया गया है? रॉबर्ट गेने के, थॉर्नडाइक के, जीन पियाजे के, आशु बेल के। तो दोस्तों किसके द्वारा समझाया गया है? तो ये है आशु बेल के। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है कहलाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अनुक्रिया अनुबंध, अनुकूलित अनुबंध, सकारात्मक
अनुबंध। तो दोस्तों वह अधिगम क्या कहलाता है? वह अधिगम कहलाता है दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, सीखना आवश्यकताओं की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। हल का यह कथन किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह कथन किसने दिया है? यह कथन दिया है हल महोदय ने। यह किससे संबंधित है? यह हल से सॉरी यह कथन हल का है और यह किससे संबंधित है? अधिगम के सूझ के सिद्धांत से, परबलन के सिद्धांत से, संबंध प्रतिक्रिया के सिद्धांत से, प्रत्ययन एवं भूल के सिद्धांत से। तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, परबलन के सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 24, अभिकर्मित अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है? क्षेत्र सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुकूलन, गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत, परंपरागत अनुबंधन। दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुकूलन, अभिकर्मित अधिगम जो है क्रिया प्रसूत अनुकूलन पर आधारित है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, प्रत्ययन एवं प्रत्ययन व भूल सिद्धांत को दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया? दोस्तों प्रत्ययन एवं भूल को सिद्धांत को दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग करा? बंदरों पर, कुत्तों पर, बिल्ली पर, चूहों पर। दोस्तों थॉर्नडाइक का जो प्रकार था वो प्रयोग था, वो उसने अपना प्रयोग करा था बिल्ली पर। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम के मुख्य नियम हैं 2, 3, 5 या फिर 7। तो दोस्तों थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम के मुख्य नियम जो हैं वो 3 हैं। यह हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, आशुबेल के अनुसार किस प्रकार के अधिगम में समस्या का समाधान निहित होता है? रटकर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, खोजपूर्ण सीखना, निरंतर सीखना। तो दोस्तों आशुबेल के अनुसार जो है खोजपूर्ण सीखना अधिगम में समस्या का समाधान निहित होता है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, थॉर्नडाइक के अधिगम का सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व किसमें है? खेल कूद की प्रतियोगिता के अंदर, आदत निर्माण की प्रक्रिया के अंदर, अभ्यास और पुनरावृत्ति के अंदर, कला शिक्षण के अंदर। तो दोस्तों किसके अंदर है? अभ्यास और पुनरावृत्ति के अंदर। आपने देखा थॉर्नडाइक ने दिया है अभ्यास एवं प्रभाव का नियम, त्रुटि का नियम, तत्परता का नियम। ये सब किसके नियम है? ये सब थॉर्नडाइक के नियम है। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, अभ्यास और पुनरावृत्ति के अंदर। क्वेश्चन नंबर 29, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है सक्रियात्मक अधिगम, त्रुटि एवं प्रयास का अधिगम, पुनर्बलन का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत। दोस्तों त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत किसने दिया था? यह दिया था हमारा थॉर्नडाइक ने। ठीक है दोस्तों, पुनर्बलन का त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत होता क्या है? तो दोस्तों त्रुटि एवं प्रयास, बच्चा शुरुआत में गलती करता है और धीरे धीरे प्रयास कर करके वो अपनी त्रुटियों को स्वयं ही दूर कर लेता है। ये होता है त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। अगर कोई बच्चा अधिगम के दौरान त्रुटि कर रहा है तो ये सकारात्मक पॉइंट है। इसका मतलब है बच्चा अधिगम में रुचि ले रहा है, वो उस चीज़ को जानने की, सीखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारा इसका जो होगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, पुनर्बलन का सिद्धांत। दोस्तों पुनर्बलन का सिद्धांत होता है जब कोई बच्चा अच्छा कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करे, अच्छा कार्य करे, तो उसको किसी तरह की शाबाशी देना, उसको प्रोत्साहित करना पुनर्बलन का सिद्धांत कहलाता है। इससे क्या होता है, बच्चा और अधिक मेहनत करता है और पहले से बेहतर करने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों समस्या में अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है सूझ का सिद्धांत। यहाँ से दोस्तों सीटेट में क्वेश्चन भी बना हुआ है। सूझ कैसे आती है? तो सूझ दोस्तों एकाएक आती है, एकाएक आती है या फिर अचानक से आती है। ठीक है, इसमें से अचानक आती है। दोस्तों एकदम से माइंड में
कोई भी आइडिया आना, किसी समस्या के प्रति उसका हल निकलना, एकदम से आइडिया आना, एकदम से जो है बिल्कुल उस समस्या का समाधान हो जाना, उस समस्या से बाहर निकल जाना, क्या कहलाता है? सूझ का सिद्धांत कहलाता है। दोस्तों ये सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था दोस्तों कोहलर ने। ये सिद्धांत दिया था कोहलर ने, और इन्होंने अपना प्रयोग किस पर करा था दोस्तों? इन्होंने अपना प्रयोग करा था चिंपैंजी पर। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, सूझ का सिद्धांत। जब समस्या का अचानक समाधान मिल जाए या एकदम से ही कोई माइंड में आपके एक बढ़िया सा आइडिया आ जाए किसी समस्या का समाधान के लिए, तो वो क्या होगा? वो सूझ का सिद्धांत कहलाएगा। सूझ कैसे आती है? सूझ एकाएक आती है या फिर अचानक से आती है। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, समाजशास्त्र। तो दोस्तों संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है पारंपरिक अनुकूलन। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, कौन से प्रकार का व्यवहार में हुआ परिवर्तन अधिगम है? थकान के फलस्वरूप हुआ परिवर्तन, दवाई लेने के फलस्वरूप हुआ परिवर्तन, अभ्यास और अनुभव के फलस्वरूप हुआ परिवर्तन, बीमारी के कारण हुआ परिवर्तन। बीमारी के कारण हुआ परिवर्तन। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही है, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। अभ्यास और अनुभव के फलस्वरूप हुआ परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। थकान के फलस्वरूप हुआ परिवर्तन अधिगम नहीं होता, ना ही दवाई लेने के स्वरूप हुआ परिवर्तन अधिगम कहलाता है, ना ही बीमारी के कारण हुआ परिवर्तन अधिगम कहलाता है। पुनर्बलन का सिद्धांत संबंधित है जीन पियाजे से, कोहलबर्ग से, थॉर्नडाइक से, स्किनर से। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर होगा, स्किनर से। पुनर्बलन का सिद्धांत जो संबंधित है वो है स्किनर से। क्वेश्चन नंबर 33, अधिगम एक प्रक्रिया है तथ्यों के संग्रह की, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की, परीक्षा की तैयारी की, या फिर याद करना। दोस्तों याद करना, रटना, है ना, स्मृति करना, ये सब जो है नेगेटिव पॉइंट है, इसको तो देखते ही काट देना, ठीक है ना। तो दोस्तों अधिगम एक प्रक्रिया है अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, प्रभावशाली अधिगम के आयाम हैं संकेत अधिगम, उत्तेजना अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, उपरोक्त सभी। दोस्तों ये उपरोक्त सभी जो हैं प्रभावशाली अधिगम के आयाम हैं। क्वेश्चन नंबर 35, अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त सदस्य है वैयक्तिक समायोजन, व्यवहार का रूपांतरण, सामाजिक व राजनीतिक चेतना, अपने को रोजगार के लिए तैयार करना। दोस्तों अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त सदस्य जो होगा वो होगा व्यवहार का रूपांतरण करना, व्यवहार का रूप बदलना, ठीक है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। वांछित व्यवहार करना, ठीक है ना, वांछित परिवर्तन होना, स्थायी परिवर्तन होना ही अधिगम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? दोस्तों नहीं है अभिवृत्ति, संकल्पना, ज्ञान, परिपक्वता। तो दोस्तों अभिवृत्ति भी सीखने की प्रक्रिया का परिणाम है, संकल्पना भी, ज्ञान भी, लेकिन परिपक्वता नहीं है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 37, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। इसमें बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, प्रसन्न रहता है, शीघ्र सीखता है। दोस्तों सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। इसमें बालक जो है शीघ्र सीखता है। अगर कोई बच्चा अधिगम के प्रति रुचि है और वह स्वयं से अभिप्रेरित है तो वो क्या करेगा? उसको शीघ्र रूप से सीखेगा, जल्दी सीखेगा और स्थायी तौर पर सीखेगा। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। दोस्तों अभिप्रेरणा का मतलब होता है अंदर से मोटिवेट होना, किसी चीज़ को करने के लिए अपने आप ही अभिप्रेरित होना। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 38, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से, श्रव्य दृश्य सामग्री से। दोस्तों सामाजिक अधिगम जो आरंभ होता है वो होता है संपर्क से। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, सीखने की प्रक्रिया के 4 चरण कौन कौन से हैं? क्रिया, उद्देश्य, बाधा एवं प्रेरणा, प्रेरणा, बाधा, अनुगमन एवं लक्ष्य, लक्ष्य, हेतु, क्रिया एवं अनुगमन,
उद्देश्य, क्रिया, मूल्यांकन एवं अनुगमन। तो दोस्तों सीखने की प्रक्रिया के जो 4 चरण हैं वो हैं उद्देश्य, क्रिया, मूल्यांकन एवं अनुगमन। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, सीखने का प्रकार जिसमें प्रक्रिया का विवेचन किया जाता है, जिसकी जांच को परिकल्पना या सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत करता है तथा अनेक प्रकार की जांच को क्रियान्वित करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह सही है या नहीं, उसे क्या कहते हैं? निगमन अधिगम, आगमन अधिगम, कल्पनात्मक अधिगम या फिर संज्ञानात्मक अधिगम। तो दोस्तों उसको बोलते हैं निगमनात्मक अधिगम। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा अधिगम सिद्धांत निमित्तिक अनुबंधन कहलाता है? प्रत्ययन एवं भूल, शास्त्रीय अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन या फिर सूचना प्रक्रिया कारण। दोस्तों सक्रिय अनुबंधन जो है निमित्तिक अनुबंधक सिद्धांत कहलाता है। यह हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल। अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन यानी हमारी अपेक्षा के अनुसार स्थायी परिवर्तन होना अधिगम है, बिल्कुल ये भी सही है। व्यवहार में क्षणिक अस्थायी, दोस्तों अस्थायी आ गया है, अस्थायी परिवर्तन जो परिणात्मक अवस्था के फलस्वरूप होते हैं, नहीं। अगर स्थायी होता तो यहाँ राइट हो जाता, लेकिन यहाँ अस्थायी दे रखा है, तो ये अधिगम की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, अधिगम का कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण है? उद्दीपक भिन्नता का सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत, चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। दोस्तों अधिगम का वह सिद्धांत जो व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण है वो है चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम है? आवश्यकता, स्थिति, अंतःक्रिया, तत्परता। आवश्यकता, तत्परता, स्थिति, अंतःक्रिया। आवश्यकता, अंतःक्रिया, स्थिति, तत्परता। तत्परता, आवश्यकता, अंतःक्रिया, स्थिति। तो कौन सा क्रम है दोस्तों? दोस्तों आवश्यकता, स्थिति, नहीं सॉरी तत्परता, आवश्यकता, तत्परता, स्थिति और अंतःक्रिया, ये जो है सही क्रम है अधिगम का। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा उदाहरण वेंडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है? विद्यार्थियों द्वारा केंचुए के विच्छेदन को सिखाना, क्रिकेट का उत्साह, सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी, स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर हो जाएगा। स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 46, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव को, तो उसको क्या कहा जाता है? दोस्तों अगर वो प्रत्यक्ष रूप से सीखेगा, है ना, अपने आप स्वयं अनुभव करके सीखेगा, उसको बोला जाएगा अधिगम, ठीक है ना। लेकिन यहाँ कह रहा है जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, प्रत्यक्ष अनुभव करके नहीं, दूसरों के व्यवहार को देखकर, उसको कहा जाएगा सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम, आकस्मिक अधिगम। तो दोस्तों उसको सामाजिक अधिगम कहा जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक हैं। दोस्तों सुल्तान, मैंने कहा था ये जो है कोहलर का सिद्धांत है। कौन सा? सूज का सिद्धांत। सूज का सिद्धांत किसका सिद्धांत है? ये कोहलर महोदय का सिद्धांत है। इन्होंने एक चिंपैंजी पर प्रयोग करा था जिसका नाम सुल्तान था। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, कोहलर। क्वेश्चन नंबर 48, प्रत्ययन एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्किनर, थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, वाटसन। दोस्तों जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का चरण दिया था। क्या? संज्ञानात्मक विकास के चरण दिए थे। लेकिन प्रत्ययन एवं त्रुटि सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 49, रॉबर्ट गैन्ने के अधिगम अनुक्रम सिद्धांत में अधिगम के प्रकार सम्मिलित हैं 7, 8, 9, 6। तो दोस्तों रॉबर्ट गैन्ने के अधिगम अनुक्रम सिद्धांत में अधिगम के 8 प्रकार सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 50, दोस्तों ये हमारा लास्ट का क्वेश्चन है। अधिगम होता है विद्यालय में, विद्यालय के बाहर, विद्यालय एवं विद्यालय के बाहर दोनों में, केवल कक्षा कक्ष में। दोस्तों ऐसा नहीं है कि केवल कक्षा कक्ष में ही अधिगम हो, अधिगम विद्यालय में भी होता है और विद्यालय के बाहर भी होता है। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। अधिगम विद्यालय एवं विद्यालय के बाहर दोनों रूप में होता है। दोस्तों हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि आने वाली हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएंगे जब आपने बेल आइकन का जो है ऑन किया होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।